बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात कर लेते हैं ड्रग्स यूज्ड इन हार्ट फेलियर की। सबसे पहले हम हार्ट फेलियर का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, जनरल सा। अच्छा, फेलियर का कहीं भी हरगिज़ मतलब नहीं होता कि एंड ऑफ द ऑर्गन, ठीक है। फेलियर का मतलब ये है कि कोई भी टिश्यू, कोई भी ऑर्गन जब अपने नॉर्मल फंक्शन से को परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता, जब उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा होता, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि वो फेलियर के अंदर चला गया। अब हार्ट फेलियर का मतलब है कि हार्ट के अंदर या तो उसके अंदर कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आया, एथरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन आई है कोरोनरी आर्टरीज के अंदर, या फिर हाइपरटेंशन की वजह से, या फिर उसके वेल्व्स के अंदर कोई मसला हो गया है, इनसफिशेंसी या फिर स्टीनोसिस हो गई है, ठीक है, या फिर कंजेनिटली ही हार्ट के अंदर कोई डिफेक्ट है। उसके रिजल्ट में क्या होगा कि हार्ट अपना कार्डिक आउटपुट को मेंटेन नहीं कर पाएगा। और हमें पता है कि इसका नॉर्मल कार्डिक आउटपुट जो है वो 5 लीटर्स पर मिनट के हिसाब से है, जो कि इनफ होता है पेरिफेरल टिश्यूज़ की डिमांड को पूरा करने के लिए। अब जब इन तमाम डिफेक्ट्स की वजह से हार्ट अपना नॉर्मल कार्डिक आउटपुट मेंटेन नहीं कर पा रहा, तो ऑफ कोर्स ही बात है वो पेरिफेरल टिश्यूज़ की डिमांड नहीं पूरी कर पा रहा। जब पेरिफेरल टिश्यूज़ की डिमांड नहीं पूरी हो रही तो हार्ट को हम कह देंगे कि हार्ट फेलियर के अंदर चला गया है, ठीक है। सो डिक्रीज इन कार्डिक आउटपुट रिलेटिव टू द नीड्स ऑफ द बॉडी इज नोन एज हार्ट फेलियर। अच्छा, तो सिस्टोलिक फेलियर को हम कहते हैं कि हार्ट फेलियर विद रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन, क्योंकि ऑफ कोर्स ही बात है कि ड्यूरिंग वन सिस्टोली जो ब्लड इसने इजेक्ट करना होता है आउट ऑफ द एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, वो आ जाता है अबाउट 60% ऑफ द एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, जो आ जाता है नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन होता है। अब जब वो सही तरह से हार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगा तो ऑफ कोर्स ही बात है कि इजेक्शन फ्रैक्शन कम होगा। इजेक्शन फ्रैक्शन कम होगा तो ऑफ कोर्स बात है कार्डिक आउटपुट तो कम ही होगा। सो इसको हम कह देते हैं हार्ट फेलियर विद रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन। दूसरी कैटेगरी आ जाती है डायस्टोलिक फेलियर की। इसका मतलब ये है कि हार्ट जो है जब डायस्टोलिक का फेज़ है, रिलैक्सेशन का फेज़ है, उसने फुल फिल हो रहा होता है ब्लड से, जो कि बेसिकली पूरे सिस्टम से वापस आ रहा होता है, या फिर राइट साइड पे अगर हम बात करें तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और लेफ्ट साइड पे अगर बात करें तो लंग से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उससे फुलफिल हो रहा होता है, ठीक है। तो जब कभी भी उसकी हार्डनिंग हुई होगी, लेट्स से फाइब्रोसिस है, एमाइलोइडोसिस है, तो हार्ट जो है वो कम्प्लीटली रिलैक्स नहीं हो पाएगा, ठीक है। डायस्टली के फेज को कंप्लीट नहीं कर पाएगा, तो सही से फुलफिल नहीं हो पाएगा, और दोबारा से जो है वो कार्डिक आउटपुट क्या होगा, कम होगा। लेकिन इसके अंदर इजेक्शन फ्रैक्शन जो है, चूंकि कॉन्ट्रैक्शन नॉर्मल है, ठीक है, तो इजेक्शन फ्रैक्शन इसके अंदर नॉर्मल होगी, इस वजह से इसको हम कहते हैं हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। अच्छा जी, आगे हम बात कर लेते हैं हार्ट फेलियर की क्लासिफिकेशन की, जो कि बेसिकली उसकी सिवियरिटी के लिहाज से की गई है। न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन ने क्लासिफाई की है, और अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी की जो क्लासिफिकेशन है उसको हम देख लेते हैं, ताकि हमारे लिए थोड़ा बहुत आसानी हो जाए कि हमने उसको ट्रीट कैसे करना है। उन्होंने डिफरेंट कैटेगरीज बताई हैं। अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी के लिहाज से जो है वो स्टेज ए, बी, सी और डी आ जाती है, जबकि न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन ने जो है उसको क्लासिफाई किया प्री फेलियर के अंदर, स्टेज 1 के अंदर, स्टेज 2, 3 और स्टेज 4 के अंदर, ठीक है। इसकी जो स्टेज 2 और 3 है वो सी स्टेज आ जाती है इन ACC के अंदर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो स्टेज ए आ जाती है या प्री फेलियर की स्टेज आ जाती है, उसमें एज सच कोई सिम्टम्स वगैरह प्रेजेंट नहीं होते हार्ट फेलियर के, जो कि डिस्निया आ जाता है, ऑर्थोपनिया आ जाता है, पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया आ जाती है, फटीग आ जाता है, या पेरिफेरल एडिमा के जो सिम्टम्स आ जाते हैं हार्ट फेलियर की। इनकी कंप्लीट डिटेल जो है वो हम लोग पैथो की सीरीज़ के अंदर डिस्कस करेंगे कि ये सिम्टम्स किस तरह से अपेयर होते हैं पेशेंट के अंदर। तो इस तरह के कोई सिम्टम्स जो है वो पेशेंट के अंदर प्रेजेंट नहीं होंगे, सिर्फ हार्ट फेलियर के रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट होंगे। लेट्स से कि कोई बंदा जो है वो ओबीस है, या हाइपरटेंसिव है, या डायबिटिक है, या फिर हाइपरलिपिडीमिक है, ठीक है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट होंगे, जिसके रिजल्ट में हार्ट जो है वो फेलियर के अंदर जा सकता है। तो इसको हम कैटेगराइज कर देते हैं स्टेज ए के अंदर। देन स्टेज बी आ जाता है, जिसके अंदर सिम्टम्स अपेयर होते हैं, लेकिन जब कोई भी पेशेंट जो है बहुत सिवियर एक्सरसाइज कर रहा होता है तो तब सिर्फ सिम्टम्स अपेयर होते हैं। तो ऐसी कैटेगरी को हम लोग जो है वो ड्रग्स उसमें यूज़ करते हैं, एस इनहिबिटर्स, ARB, बीटा ब्लॉकर्स, डायरेटिक्स। इसकी भी डिटेल हम देखेंगे कि किस तरह से हम ये ड्रग्स यूज़ कर रहे होते हैं। देन सेकंड या थर्ड कैटेगरी जो आ जाती है, या स्टेज सी आ जाता है, उसमें क्या होता है कि सिम्टम्स अपेयर होंगे, लेकिन जो स्टेज 2 आ जाती है उसमें किस तरह से सिम्टम्स अपेयर होंगे, जब बहुत मार्क्ड एक्सरसाइज करने पे अगर सिम्टम्स अपेयर हों। और स्टेज 3 हम कहते हैं कि मॉडरेट सी एक्सरसाइज की है उस बंदे ने, तो तब सिम्टम्स अगर अपेयर हों तो उसको हम कह देते हैं स्टेज सी, ठीक है। आगे स्टेज डी आ जाती है, जिसके अंदर इवन रेस्ट पे भी बंदा बैठा हुआ है, लेकिन उसके अंदर स्टिल जो है वो सिम्टम्स प्रेजेंट है, दैट इज स्टेज 4 या स्टेज डी हार्ट फेलियर।
अच्छा जी, इन कर्व्स के अंदर बताया गया है कि किस तरह से जब हार्ट फेलियर के अंदर चला जाता है तो हमारी बॉडी जो है वो कुछ कंपनसेटरी मैकेनिज़म्स उसके अंदर स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी ने खामोश नहीं बैठना बल्कि कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड तो करना है ना। कुछ न्यूरोनल मैकेनिज़्म स्टार्ट हो जाते हैं और कुछ ह्यूमोरल मैकेनिज़्म स्टार्ट होते हैं ताकि कार्डियक आउटपुट को इन्हांस किया जा सके। फॉर अ शॉर्ट टाइम ये बेनिफिशियल होता है, थोड़ा बहुत जो है वो कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज़ करता है किसी ना किसी तरह, लेकिन बाद में ये जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म है इन द लॉन्ग रन फर्दर जो है वो कार्डियक आउटपुट फेलियर को एग्जेबरेट करने की कोशिश करते हैं। अब हम पहले देख लेते हैं कि ये नॉर्मल कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स किस तरह से वर्कआउट कर रहे हैं और ये फिर किस तरह से दोबारा से कार्डियक फेलियर को जो है वो एग्जेबरेट करते हैं। अब हमें पता है कि हार्ट जो है बेचारा मिस्कीन जो है वो फेलियर के अंदर गया हुआ है, उसका कार्डियक आउटपुट हुआ है कम, ठीक है। जब उसका कार्डियक आउटपुट कम हुआ है तो ऑफ कोर्स ही बात है ब्लड जो है वो पीछे उसके अंदर जमा होता जा रहा है। ये फेलियर के अंदर गया, ठीक है, उसका कार्डियक आउटपुट हो गया कम और साथ साथ जो है वो ब्लड चूंकि अब पंप ही नहीं हो पा रहा, पीछे रह रहा है, तो यहाँ पे जो है वो हार्ट के अंदर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होता जा रहा है ज़्यादा। लेट्स से कि पहले 140 था तो अब वो पहुँच गया है 160 या फिर 170 पे पहुँच चुका है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। बाहर नहीं जा रहा तो हार्ट के अंदर ही रहेगा। जब हार्ट के अंदर पुल अप हो जाएगा तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज़्यादा, जब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज़्यादा तो फाइबर टेंशन ज़्यादा होगी। ऑफ कोर्स इसके ऊपर स्ट्रेच ज़्यादा आएगा अकॉर्डिंग टू फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ, ठीक है। जब इनकी स्ट्रेचिंग ज़्यादा होगी हार्ट की, ठीक है, फाइबर टेंशन ज़्यादा होगी। अब क्या हो रहा है कि ब्लड पंप नहीं हो पा रहा टुवर्ड्स द पेरिफेरल टिश्यू या एओर्टा के अंदर, तो वहाँ पे जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की बाइफर्केशन के अंदर जो कैरोटिड साइनसेस वगैरह बैरो रिसेप्टर्स हैं वो प्रेशर को डिटेक्ट करेंगे, उनकी फायरिंग कम होती है। इनके फायरिंग कम होने की वजह से हमारे ऊपर न्यूरोनल सिस्टम को पता चलता है कि अच्छा जी बीपी लो है, ठीक है। वो जो है क्या करते हैं कि न्यूरोनल मैकेनिज्म न्यूरोनल कंपनसेटरी मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाती है, जिसमें क्या होगा कि सिंपैथेटिक डिस्चार्ज ज़्यादा होगा। अब इसका मकसद क्या है कि इसका मकसद है कि ब्लड प्रेशर को ज़्यादा करवाना, ठीक है। ये क्या करेगा कि सिंपैथेटिक डिस्चार्ज जब भी ज़्यादा होता है तो हमें पता है कि आर्टीरियो कंस्ट्रिक्शन वीनो कंस्ट्रिक्शन हो रही होती है, ठीक है। और साथ साथ जो है वो हार्ट के ऊपर भी बीटा 1 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, वो आके स्टिमुलेट होते हैं, रेट ज़्यादा होता है, ऐसे नोट की फायरिंग ज़्यादा। मसल्स के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जब वो आके स्टिमुलेट होते हैं तो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो रही होती है। ऐसे नोट की फायरिंग और मसल की कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, इनिशियली बी पॉइंट से जो है वो हार्ट मूव कर जाएगा पॉइंट सी की तरफ, ठीक है, यानी कि कार्डियक आउटपुट इनिशियली ज़्यादा हो जाएगा। दूसरी बात ये हुई कि प्री लोड ज़्यादा हुआ और आफ्टर लोड ज़्यादा हुआ। प्री लोड ज़्यादा होने के मतलब ये है कि वीन्स कॉन्स्ट्रिक्ट हुई, वीन्स ने जो है वो सारा ब्लड जो है वो हार्ट की तरफ पंप किया। आफ्टर लोड ज़्यादा होने का मकसद ये है कि आर्ट्रियोल्स जब कॉन्स्ट्रिक्ट हुई ड्यू टू सिंपैथेटिक डिस्चार्ज, तो ऑफ कोर्स ही बात है अब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी अगेंस्ट विच द हार्ट हैज़ टू पम्प, ठीक है, तो आफ्टर लोड ज़्यादा हो गया। अब ये सिंपैथेटिक डिस्चार्ज ज़्यादा होने की वजह से इनिशियली हमारा कार्डियक आउटपुट हो जाता है ज़्यादा, ठीक है, लेकिन साथ साथ एक और हीमोरल रिस्पॉन्स स्टार्ट होता है जिसको हम कहते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म। वो किस तरह से कि जब कार्डियक आउटपुट कम होता है, जो किडनी है उसकी तरफ ब्लड फ्लो कम जा रहा होता है, वहाँ से हमें पता है कि रेनिन रिलीज होता है। रेनिन जो है एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 के अंदर कन्वर्ट करता है और एंजियोटेंसिन 2 फर्दर जो है वो सिंपैथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट कर रहा होता है। अब इसके रिजल्ट में एंजियोटेंसिन 2 जो है वो वीन्स को आर्टरियोल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करवा रहा होता है, दोबारा से जो है वीनो कंस्ट्रिक्शन, आर्टीरियो कंस्ट्रिक्शन और प्री लोड ज़्यादा, आफ्टर लोड ज़्यादा। साथ साथ एंजियोटेंसिन 2 जो है वो इन कार्डियक सेल्स के अंदर उसकी हाइपरट्रोफी करवा देता है, फाइब्रोसिस वगैरह करना शुरू कर जाता है। तो ये पैथोलॉजिकल जो हाइपरट्रोफी या रीमॉडलिंग है ये फर्दर हार्ट फेलियर को एग्जेबरेट कर देती है। तो यहाँ पे भी वही बात लिखी हुई है कि सिंपैथेटिक डिस्चार्ज इनिशियली तो हार्ट रेट को ज़्यादा करता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को ज़्यादा करता है, पॉइंट सी पे पहुँच जाता है, लेकिन आर्टीरियो कंस्ट्रिक्शन वीनो कंस्ट्रिक्शन की वजह से क्या होगा कि लेप्लेस रूल अगर हम लोग अप्लाई करें तो रेडियस बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि प्री लोड बहुत ज़्यादा आ रहा है और आगे की तरफ पंप नहीं कर पा रहा क्योंकि आफ्टर लोड की वजह से आर्टरियोल्स के अंदर कंस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा है। आफ्टर लोड इसका काम है तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज़्यादा, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज़्यादा तो फाइबर लेंथ ज़्यादा, ठीक है, और रेडियस बहुत ज़्यादा हो गया। और चूँकि हार्ट जो है वो फेलियर के अंदर है, ठीक है, तो टेंशन उसके अंदर कम है, जिसके रिजल्ट में नेट रिजल्ट क्या होगा कि प्रोग्रेसिवली फर्दर जो है वो कार्डियक आउटपुट कम होता जाएगा और दैट विल फर्दर डेटोरिएट द कार्डियक फेलियर, ठीक है। और हार्ट अब क्या कर रहा है, वीप कर रहा है, रोना शुरू हो गया कि
जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म से उन्होंने फर्दर इसको क्या कर दिया, खराब कर दिया, डीकम्पनसेट कर दिया हार्ट को। थ्योरी में भी जो है उसी फिगर को डिस्कस किया गया, फ्लो चार्ट को किस तरह से जो है वो रास सिस्टम की एक्टिवेशन होती है, दैट इज़ द ह्यूमरल कंपनसेटरी रिस्पॉन्स, और वो फर्दर जो है वो कार्डिक फेलियर को एग्जिबिट कर होता है। एक तो ये कि रीनल परफ्यूजन कम हुई, किडनी की तरफ ब्लड फ्लो कम किया तो रेनिन का रिलीज, जीएफआर कम हुआ तो रेनिन का रिलीज, साथ में सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी जो है वो रेनिन के रिलीज को ज़्यादा करवा होता है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है डायरेक्टली भी, जिसके रिजल्ट में रेनिन ज़्यादा हुआ तो वो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है, और देन एस जो है वो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 के अंदर कन्वर्ट कर देता है। एंजियोटेंसिन 2 बाकी सारे काम करता है, वीनो कॉन्स्ट्रिक्शन, आर्टेरियो कॉन्स्ट्रिक्शन, दोबारा से वीनस रिटर्न ज़्यादा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज़्यादा, आर्टेरियो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से आफ्टरलोड ज़्यादा। एंजियोटेंसिन 2 फर्दर सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का डिस्चार्ज ज़्यादा करवा रहा होता है और फर्दर ये वाली कंडीशन एग्जिबिट कर जाती हैं। एल्डोस्टेरोन रिलीज करवाता है, सॉल्ट वाटर की टेंशन ज़्यादा होती है, वीनस रिटर्न ज़्यादा होता है, और दोबारा से जो है डायस्टोलिक वॉल्यूम और रेडियस ज़्यादा हो जाता है हार्ट का। और लास्टली जो है वो एल्डोस्टेरोन और एंजियोटेंसिन 2 दोनों मिलकर जो है वो पैथोलॉजिकल रीमॉडलिंग काज करवा रहे होते हैं, हार्ट मसल्स की हाइपरट्रोफी काज करवा रहे होते हैं, फाइब्रोसिस वगैरह काज करवा रहे होते हैं, जो कि बेचारे हार्ट को फर्दर जो है वो वीक अप कर देती हैं, कमज़ोर कर लेती हैं, और फर्दर जो है वो कार्डिक आउटपुट कम हो जाता है। अच्छा जी, आगे हम बात करते हैं ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज़ की। अब चूंकि हम लोगों ने सारी कहानी पीछे कर ली कि किस तरह से हार्ट इनिशली जब फेलियर में जाता है और देन कंपनसेटरी मैकेनिज्म स्टार्ट होते हैं जो कि फर्दर हार्ट फेलियर की कंडीशन को एग्जिबरेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब हम लोगों ने उन्हीं तमाम चीज़ों को टारगेट करना है ताकि जो हार्ट के ऊपर आफ्टर लोड ज़्यादा हुआ ड्यू टू सिम्पैथेटिक डिस्चार्ज या फिर रास सिस्टम की वजह से, या जो सिम्पैथेटिक डिस्चार्ज ज़्यादा हो रहा है उसको कम करना है, या प्री लोड जो ज़्यादा हुआ था, क्योंकि आफ्टर लोड और प्री लोड ज़्यादा होने की वजह से हार्ट जो फेलिंग हार्ट है उसके ऊपर वर्क लोड ज़्यादा हो रहा है, तो वर्क लोड को हमने कम करना है। एंजियोटेंसिन 2 की वजह से कार्डियक रीमॉडलिंग ज़्यादा हो रही है, उसको हम लोगों ने कम करना है। सॉल्ट वाटर की रिटेंशन को हमने कम करना है, डाइटरी इनटेक ऑफ सॉल्ट हम लोगों ने कम करनी है, ठीक है। तो ये तमाम वही चीज़ें हैं जिनको हम लोगों ने रिवर्स करना है ताकि जो हार्ट फेलियर है, हार्ट जो फेलियर के अंदर जा रहा है उसको फर्दर जो है वो एग्जिबरेट होने से बचाया जा सके। हमारा मकसद क्या है कि हम लोगों ने डिजीज़ को प्रोग्रेस होने से बचाना है, जो सिम्टम्स हैं उनको हम लोगों ने फर्दर एलिविएट होने से बचाना है, और हम लोगों ने पेशेंट के सर्वाइवल को बेहतर बनाना है, ठीक है। तो इन तमाम बातों को जहन में रखते हुए हम लोगों ने ऐसी ड्रग्स यूज़ करनी है जो कि इन तमाम कैटेगरीज को फुलफ़िल कर सकें, ठीक है। जैसे आफ्टर लोड अगर हमने कम करना है तो हम लोगों ने हमें पता है कि वेसल्स को डायलेट करेंगे तो तभी हमारा आफ्टर लोड कम होगा, ठीक है, जिसमें हम एस इनहिबिटर्स की बात करेंगे, ARBs की बात करेंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की बात करेंगे, सिम्पैथेटिक डिस्चार्ज को कम करने के लिए बीटा ब्लॉकर्स की बात कर लेंगे विच आर नेगेटिव आइनोट्रोपिक एजेंट्स, ठीक है। देन प्री लोड को कम करने के लिए अगेन वीनो डायलेटर्स की बात करेंगे खास तौर पे, ठीक है। साथ साथ सॉल्ट और वाटर की रिटेंशन जब कम होगी तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम है वो कम होगा, और इसमें हम बात करेंगे डायोरेटिक्स की, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट की, एस इनहिबिटर्स या ARBs की, ठीक है। साथ साथ अगर सिस्टोलिक फेलियर की कंडीशन है तो उसमें हम लोग पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट्स की भी बात करेंगे जो कि बेसिकली हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इन्हांस करेंगे, क्योंकि सही तरह से पुअरली कॉन्ट्रैक्टाइल हार्ट है ड्यूरिंग द सिस्टोलिक फेलियर के अंदर हार्ट के अंदर मेन मसला क्या होता है कि वो सही तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम लोग पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग्स यूज़ करेंगे जिसके अंदर आ जाते हैं ग्लाइकोसाइड्स, जिसमें डिजॉक्सिन की हम बात करेंगे, साथ साथ बीटा एगोनिस्ट की बात कर लेंगे, डोपामीन डोब्यूटामीन की, और फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर्स की बात करेंगे जिसमें हम मिलरिनोन को डिस्कस कर लेंगे।